हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है ये ITI CVT का जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर 2021 में अभी अभी जो चल रहा है उसी का क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा एक लिमिटेड सेट से उठाया गया है और लिमिटेड क्वेश्चन है और उसी में से जो है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को याद कर जाते हैं, उस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ जाते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि मात्र 15 दिन में आप ITI CVT का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ से मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं। साथ में वहाँ से हम फ्री में आपको वो सारा मटेरियल दे देंगे, वो सारे PDF दे देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है, जो महत्वपूर्ण है, जो आप उससे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 15 दिन मीन्स 15 दिन आपको केवल इसी पे फोकस करना होगा, चाहे थ्योरी हो चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल 15 दिन सारे काम बंद करके इसी को पढ़ना होगा सुबह से लेकर शाम तक। 15 दिन में आपका 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देर नहीं कीजिए और जल्दी से प्ले स्टोर से आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो है कि आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इस अभी जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 2021 में, उसमें किस तरह का क्वेश्चन अभी अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। अब देखिए, किस ऊर्जा को जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर के द्वारा कौन से ऊर्जा को, तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या किया जाता है, विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि which rule is used to find the direction of induced EMF in DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो अब बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। तो जनरेटर में जो है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डायरेक्शन है या दिशा है उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम हमको चाहिए। तो देखिए, फ्लेमिंग का जो है कि राइट हैंड रूल चाहिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मतलब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम चाहिए EMF को काउंट करने के लिए, मतलब दिशा को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको मेजर करने के लिए कौन से हम टूल्स का यूज करेंगे या कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो ये भी आसान है, देखिए केल्विन ब्रिज का यूज करेंगे। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन हमने विद्यार्थियों से कलेक्ट किया है, तो इस तरह से जो है कि वो जल्दी जल्दी में भेजा है, तो इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर DC फील्ड कॉइल। मतलब DC फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो DC कॉइल फील्ड का वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है और ये सही साफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन DC मोटर। DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। देखिए, DC मोटर में करंट का जो डायरेक्शन है वो कौन से नियम से निर्धारित किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। तो ये जो है कि ये भी आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स होता है या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शॉर्ट एवं ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। इसका एक्सटर्नल ग्लाउलर हो जाएगा। आगे है कि वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करेंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। मतलब डीसी मतलब कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ठीक है, तो ये इसलिए बदल दी जाती है, देखिए मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, इसके लिए जो है कि वो घूर्णन की दिशा को बदल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर और एन एसी मोटर। मतलब एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। मतलब कुल विद्युत का डिग्री निकालना है तो क्या होगा, 180 गुने ध्रुवों की संख्या, गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन अ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एज फुल लोड। मतलब पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो इसका फ्यूज दर है 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। मतलब 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगा? 6 पोल के लिए हो जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 6 पोल स्टेटर मोटर के लिए क्या होगा, 1080 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद है विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। मतलब 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? ठीक है, तो इसका अवगुण है ये कि ए स्टेप फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। मतलब एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कराए भी थे, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड। एकल चरण मोटर किस प्रकार का प्रदर्शित है? इसमें जो दिया गया है वो सिंगल फेज मोटर का इलस्ट्रेशन निर्दिष्ट करता है। क्या करता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन को कराए भी थे। आगे है कि विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको फेज विभाजन विधि या स्प्लिट फेज मेथड कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है आपको 14 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मतलब एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये लेंज के नियम पे काम करता है। ठीक है, मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर जो होता है या इंडक्शन मोटर वो किसके सिद्धांत पर करता है? तो लेंज के नियम पर। आगे है 15 नंबर कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। मतलब सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हम आपको कराए थे। ये होगा फूड मिक्सर। फूड मिक्सर हो जाएगा, भोजन मिक्सर वाला जो आप देखते हैं कि जो मसाला वगैरह जो पीसा जाता है वो मिक्सर ग्राइंडर की बात हो रही है। तो ये होता है आपको यूनिवर्सल मोटर, इसमें लगा होता है। आगे का क्वेश्चन है कि हाउ अल्टरनेटर आर रोटेट। अल्टरनेटर का ये थोड़ा सा ये साफ भी नहीं दिख रहा है, रेटेड। अच्छा, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। मतलब अल्टरनेटर का रेटेड क्या है? ठीक है, तो इसका रेटेड है केवीए है।
ठीक है, हाँ इसका केवीए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ठीक है, मतलब घूर्णन क्षेत्र प्रकार मतलब जो एडवांटेज है रोटेटिंग फील्ड का, वो किस प्रकार का अल्टरनेटर है ये आपको बताना है, उसका फायदा बताना है, क्या फायदा है। तो इसमें कई सारा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। मतलब 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 18 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। मतलब रोटरी कन्वर्टर में एक्स भाग का काम क्या है, तो एक्स यहाँ पे इंडिकेट करता है एक्स, तो ये इस भाग का नाम आपसे पूछ रहा है कि क्या है इसका नाम। तो इसका नाम है, कह सकते हैं कि कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। ये भी आपको हम क्वेश्चन बताए हुए थे पिछले क्लास में। देखिए कितना क्वेश्चन टकरा गया, मात्र हम 1 से 2 क्लास ही आपको कराए हैं, जिसमें से कई सारा क्वेश्चन आपको आ गया इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्लास करते रहिए और आपका तैयारी ऐसे ही हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग। मतलब शुरू में एक तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मतलब मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो मोटर जनरेटर का लाभ हमारा हो जाएगा, हाँ, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल। मतलब डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मोटर जनरेटर का यही लाभ है। आगे का क्वेश्चन आता है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये जो एम्पलीफायर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपको क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास बी का पुश पुल एम्पलीफायर ये दिया हुआ है, उसी का डायग्राम है। आगे है विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट। एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो सक्रिय घटक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, हाँ, एक्टिव कंपोनेंट में आता है ट्रांजिस्टर, बाकी सब नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड किसको मतलब विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। अच्छा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो ये BY126 को इंडिकेट करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, क्या नाम है। ठीक है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। ठीक है, मतलब केबल बांधने का ये पट्टी है ये। नेक्स्ट है 25 नंबर कि विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स। मतलब तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बांधों का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन टाई। ठीक है, नायलॉन टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसर। सेंसर से बचा जाता है, पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर उपकरण से बचा जाता है। नेक्स्ट है, ये तो बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरे पेज जो है कि आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए और देखते हैं 28 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक
ऑपरेशनल पैनल, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ड्राइव इज क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, ठीक है, मतलब निरंतर ड्यूटी ड्राइव इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, आप लोग को भी खराब लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है। तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन यूपीएस, मतलब यूपीएस का संक्षिप्त रूप क्या है। हालांकि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये आता है यूपीएस। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ है, अनइंटरप्टेड, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज कहाँ किया जाता है, तो जनरल लाइटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टेइक सेल, मतलब फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन चाहिए बनाने के लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द कन्वेक्शनल पावर जनरेशन, मतलब पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो पारंपरिक में आ जाता है थर्मल पावर जनरेशन, ठीक है। हाँ, ये हमारा कन्वेक्शनल पावर जनरेशन होता है, थर्मल पावर जनरेशन। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। आगे है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इलस्ट्रेटर यूज्ड इन ओएच लाइन्स, ओएच लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकल इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग वाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द रिप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड, मतलब सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ये किया जाता है MVA में। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन कि लीकेज करंट प्रोडक्शन के से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन से सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो लगाया जाता है आपको ELCB लगाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशनल ऑब्जेक्ट, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने। आगे है विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। तो ये आपको कांटेक्ट सरफेस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद है 43 नंबर कि विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग वायलर टू स्पेल्स लब वायल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स, कौन सा श्रेहन
प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लूप तेल छप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्प्लैश फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि अब आ गया आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया है सब, ठीक है, और सॉल्व करना है। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? तो ये हो जाएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है ये। बाकी का क्वेश्चन जो है कि आपको ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन इसी में है। चलिए तो हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन फिर से हम कल करेंगे। और भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वे सारे एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन आप लोगों को हम साथ में कराते रहेंगे। लेकिन यदि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और उसको आपको क्या करना है, याद कर जाना है। जब उसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आईटीआई का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यदि आप आईटीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, या आप किसी भी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बताते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।